गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आप जैसा कि आप देख सकते थे, हमारा जो थंबनेल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा? बोर्ड एग्जाम स्पेशल। यानी जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन्हीं के इस सीरीज को हम लोग आज स्टार्ट किए हुए हैं। और जिसमें बेटा आप देख सकते हैं कि हम लोग डेली रात में 8 बजे आपके बीच में हाजिर होते हैं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज का सेशन जो है उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जिनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, आप सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर भी करते चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट सोल्यूशन से है। क्या है बेटा कि क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फ्रॉम द बिलो ऑप्शन ले लिया जाए भाई। कह रहा है कि फ्रॉम द बिलो ऑप्शन चूज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। बेटा ये जरूर ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या कह रहा है बेटा? सॉल्यूशन कह रहा है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन ले लेना है? गैसियस सॉल्यूशन। यानी नीचे दिए गए विकल्पों में गैसीय घोल का उदाहरण दीजिए भाई, क्या सही एग्जाम्पल होगा? तो बेटा जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़ गए हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। अब यहां बेटा पहला आप अगर देखिए तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो अगर हम पहले कंडीशन में बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है बेटा? गैस होता है। लेकिन अगर हम H2O की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। अब अगर बात करें तो बेटा ये जनरल स्टेट की बात होती है। तो जनरल स्टेट में ऑक्सीजन किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट। और ये किस में है? लिक्विड स्टेट। तो ये तो नहीं होना है, यानी यहां से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें नाइट्रोजन इन कैम्फर, तो N2 क्या होता है बेटा? गैसियस स्टेट में होता है। और जो कैम्फर होता है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है ना। अब भाई यहां से आपको दो कंडीशन मिल गया कि भाई ये तो कन्वर्ट हो रहा है, यानी इन दोनों में एक कंडीशन आपको कॉमन मिल रही है। चलिए, इन दोनों में एक कंडीशन ये कॉमन मिल रही है कि दोनों किस फेज को बिलोंग कर रहे हैं? गैस टू गैस। अच्छा, तो अभी यहां पे बेटा एक मान के चल रहे हैं। फिर तीसरे ऑप्शन में आओ बेटा, क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। कौन डिजॉल्व हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताइए आप कि कार्बन डाइऑक्साइड ये किस फेज में होता है? गैसियस। और वाटर ये किस फेज में होता है? लिक्विड। अब बताओ यहां पे क्या गैसियस फेज बिलोंग कर रहा है क्या? भाई कह रहा है ना गैसीय घोल, यानी गैसीय सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यहां तो नहीं हो रहा है, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत। अब चौथे में कह रहा है पैलेडियम इन हाइड्रोजन। तो भाई पैलेडियम क्या होता है बेटा? हमारा एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी हमारा तत्व है, लेकिन ये कैसा होता है बेटा? सॉलिड होता है, ठोस होता है। और ये किस फेज में होता है बेटा? गैस। अब आप बताओ क्या ये सॉलिड गैस का एग्जाम्पल नहीं बनेगा? अब यहां से ये क्या है? किसका एग्जाम्पल हो रहा है? सॉलिड गैस। ये किसका? गैस लिक्विड। ये किसका? गैस लिक्विड। लेकिन ये जो सेकेंड ऑप्शन है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल बन रहा है? गैस एंड गैस। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड वन, कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटा, यहां आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट का पैटर्न भी बताया है कि बेटा कैसे ये हो रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन ठोस विलयन का उदाहरण है? यानी आपको अब बताना है कि सॉलिड इनटू सॉलिड कंडीशन, यानी अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कॉपर, पहले ऑप्शन से ही चलते हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है बेटा? Cu होता है। गोल्ड, इसका सिंबल क्या होता है बेटा? Au। अच्छा, कॉपर भी क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है, ठोस होता है। और गोल्ड भी क्या होता है? ठोस होता है। आपने देखा होगा कॉपर की वायर आती है घरों में, इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो कॉपर की ज्यादातर बनाई जाती है। और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने, वो ज्यादातर किसके होते हैं? गोल्ड के होते हैं। तो अब ये दोनों क्या है? सॉलिड हैं। चलो, एक कंडीशन आपको अभी यहां से मिल गई, यानी अभी ये आप बात करते चलो। सेकंड में आइए, क्या है? इथेनॉल। क्या है बेटा? एथेनॉल। एथेनॉल को किसमें डिजॉल्व किया जा रहा है? वाटर में। किसमें है? वाटर।
अब एथेनॉल जिसे हम लोग क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल, और वाटर तो जनरल फॉर्म में पानी ही है। अब ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों लिक्विड होते हैं ना। अब ये किसके हो गए, लिक्विड एंड लिक्विड के, ये सॉलिड एंड सॉलिड का है। तीसरा क्या आ रहा है बेटा, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज और किसमें है बेटा, वाटर में। अब ग्लूकोज तो हमारा सॉलिड होता है, लेकिन वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड। तो अब ये बताइए क्या ये होगा, ये तो सॉलिड लिक्विड का हो गया। और लास्ट वन हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, ये तो हमारा सॉलिड होता है। और वाटर यानी H2O ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, यानी ठोस विलयन, जिसके पास क्या हो, दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो यानी ठोस हो, तो वही तो बना पाएगा। अब दोनों कंपोनेंट किसके पास है, कॉपर और गोल्ड, तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वन। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक जितने भी बच्चे लाइव सेशन में हो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बेटा, क्योंकि आज का जो सेशन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। इसमें हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे एमसीक्यू के, जो आपके हर एक चैप्टर से बिलोंग करेगा, यानी आपके हर एक चैप्टर के अलग अलग 25 एमसीक्यूज की हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा कि इन हाउ मेनी वेज कैन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सप्लेन, यानी कितने ऐसे तरीके हैं बेटा जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को बता सकते हैं। तो भाई सांद्रता को बताने का तरीका क्या होता है, भाई आपको मैंने बताया है, अगर याद होगा मैंने आपको बताया है मास परसेंट। एक तरीका ये होता है, आप मास परसेंट से बताते हो ना कि भाई इतने ग्राम का ये सॉल्यूशन था, इसमें इतना ग्राम या इतने परसेंट कौन था, सॉल्यूट था या सॉल्वेंट, तो ये कंसंट्रेशन ही बताता है। सेकेंड वन वॉल्यूम परसेंट, किसकी बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंट। अब ये भी तो बताते हैं ना कि भाई कितना कहां पे क्या क्या है। थर्ड वन नंबर ऑफ मोल, किसके बारे में बात करते हैं, मोल के बारे में। फोर्थ वन मोलैरिटी, और जो फिफ्थ वन होता है बेटा मोलैलिटी, यानी अगर हम बात करें तो ये भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल, मोलरता, और चौथा हमारा जो होता है ये किससे, मोललता। अब यहां पे आप गिनिए तो बेटा ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो टोटल कितने स्टेप्स में आप कैलकुलेट कर रहे हो, 5 ना। तो यहां पे जो ऑप्शन आपको 5 दिख जाए, आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है 1, सेकेंड ऑप्शन में क्या है 3, थर्ड ऑप्शन में 5, फोर्थ ऑप्शन में क्या है बेटा 8। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी यानी 5। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको उम्मीद है कि बेटा आप सबको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि कितने तरीके ऐसे होते हैं जिनसे आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं, तो वो कितने तरीके होते हैं, ये 5 तरीके, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि 20 ग्राम द्रव्यमान वाले घोल में एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ज्ञात करें। तो इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, ठीक है। अब अगर हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में विलयन में 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब एक सॉल्यूट हमारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। अच्छा, अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहां अगर मान रहे हैं हमारे पास क्या है 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो वाटर कितना हो जाएगा भाई 80 ग्राम, वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ये हमारा क्या होगा, गिवन मास, क्या होगा, गिवन मास, दिया गया भार जिसे बोलते हैं। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू पता चल गई, आप इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कहते हो निकाल सकते हो।
अब अगर आप इसका निकालें इथाइलिन ग्लाइकॉल का तो क्या आएगा भाई, कार्बन का क्या होता है 12, कितने हैं 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं 6 हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 और कितने हैं 2। तो ये क्या आएगा 12 दूना 24, ये क्या आएगा 6 आएगा और ये क्या आएगा 32। जोड़ते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा वैल्यू 62। तो यहां से इसका मोलर मास क्या आ गया 62। और वाटर के लिए जब निकालेंगे तो वाटर के लिए क्या आता है बेटा 18। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब जैसे ही आप इसकी बात कर लेंगे तब बेटा आपको यहां पे थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा सा इसका थीम चेंज करूंगा, नॉर्मल बैकग्राउंड, ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं एथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो ये बताइए नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं N1, और N1 इक्वल टू क्या होता है GM अपॉन MM, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। गिवन मास कितना था 20, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 62। अगर इसे 2 से कैंसिल आउट करें तो ये क्या आएगा 10 और डिवाइड बाय 31, ये आ जाएगा। अब अगर 10, अब मैं ऐसे मेंशन कर दे रहा हूं 10/31। अब जब हम बात करें वाटर के लिए तो N2 की बात करेंगे, और N2 के लिए हमें क्या लिखना होगा बेटा GM अपॉन MM ही लिखना होगा। गिवन मास कितना है 80 और मोलर मास क्या है 18। अगर इसे कैंसिल आउट करें तो ये क्या आएगा 40/9 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ऐसे ही ये वैल्यू निकाल लिया। अब निकालते हैं बेटा x1, तो x1 इक्वल टू क्या होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू क्या है 10/31, लोअर में 10/31 प्लस 40/9, यह आ जाएगा। अब अगर चाहिए आपको ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो इसको डेसिमल वैल्यू निकाल ही लीजिए। तो 10 में जैसे ही 31 से करेंगे तो यहां 0 पॉइंट यह आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां पे क्या आ जाएगा 7, देन 0, ये क्या आ जाएगा 2 यानी 62, यहां से वैल्यू क्या आया 80, ये अगेन 2 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को मान लें क्या आया 0.322। N1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से N2 निकाल लें। N2 के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई 40 में 9 से 9 4 जा 36, देन 40 डेसिमल में आ गया, ये क्या आएगा 46, 36 ये 4 यानी ये आएगा 4.44, ये आ गया। अब इस वैल्यू को जैसे ही आपने निकाला, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4.44। अब जैसे ही आप इसे निकालेंगे तो क्या आएगा 0.322 डिवाइड बाय, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, 4 and 2 6, 4 and 3 7 and 4, यह आ जाएगा। अब जैसे ही आप ये वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहां से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 322 डिवाइड बाय 4762, 2 से कैंसिल आउट कीजिए या डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 4762, इसको डिवाइड कर देते हैं 322 में। अब सबसे पहला काम ही क्या लगाएंगे डेसिमल, 0 आ गया। अच्छा, लेकिन अब भी ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो अगेन ये कहा क्या कर देंगे 1 0 और लगा लेंगे। चलिए 1 0 और लगा लिया। अब जैसे ही करेंगे तो यहां पे नियर अबाउट क्या है 5 का है, 5 का ये क्या जाएगा 6 टाइम ही जाएगा, 6 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 36 and 1 37 कैरी 3, 6 7 जा 42 and 3 45, 4 6 4 जा 28 and 4 32, यानी 0.06। क्या मान ले रहे हैं बेटा, क्या वैल्यू आ रही है 0.06। अब चलिए आपने ये वैल्यू निकाल लिया है, अब आंसर में देखते हैं कि क्या यही आया है। अब बेटा यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कि किसके पास 0.06, इसमें भाई 0.022 आ गया तो नहीं है। 0.05, ये 5 है बेटा, हमें 6 चाहिए, नहीं है। इसमें आ रहा है 0.09, ये भी नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है 0.06 है ना,
तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, C1। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, तो आपने सीख लिया कि कैसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल अंश निकाल सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्युबिलिटी पे है। अब बेटा आपको सॉल्युबिलिटी के लिए इसे जरूर ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ की विलायक में घुलनशीलता निर्भर करती है। यानी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, सॉल्युबिलिटी की, किसके सॉल्युबिलिटी की, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की घोलने की क्षमता किस पर निर्भर करेगी बेटा, ताप पर करेगी, टेम्परेचर पर, दाब पर करेगी, कि इनके नेचर पर, क्या इनमें से सभी। तो बेटा आपको मैंने एक बात बताई है, अगर आपको याद हो, मैंने एक बात बताया है कि जो सॉल्युबिलिटी है, क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, नेचर डिपेंडेंट होता है, और साथ ही साथ मैंने बताया था कंसंट्रेशन या अमाउंट बताया था। थर्ड वन अगर हम बात करें तो प्रेशर डिपेंडेंट होता है। मैंने ये तीनों कंडीशन आपको बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप, लिक्विड इन लिक्विड की, किसकी बात कर रहे हो, लिक्विड इन लिक्विड, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसे ही आप गैस और लिक्विड की बात करते हो तो गैस में प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है, और नेचर तो कंपलसरी है ना बेटा। मैंने एक कंडीशन बताया है, अगर आपको याद हो, मैंने बताया है कि लाइक्स डिसॉल्व्स इन लाइक, यानी एक जैसा एक जैसे में ही घुलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात हो रही है तो यही तो बात यहां पे कह रहा है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और ये भी बात सही है। तो अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं तो इसके बाद ऑप्शन आपका चौथा क्या बचा कि ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सारे। ये बात क्लियर हो गई, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वन। क्लियर। अब बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 6 की तरफ। बेटा अभी तक लेकिन जितने भी लोग लाइव सेशन में हो सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो। बेटा जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना उतना ही ज्यादा हमें क्या होता है बेटा, सपोर्ट मिलता है कि आप सब जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे बेटा उतने ही हमें क्या होता है कि अपने अंदर से एक फील आती है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब जरूर करेंगे। अब बेटा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बेंजीन में नहीं घुलता, ठीक है। अब यहां पे बेटा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, अगर हम लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक्स के कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग चले तो नेफ्थलीन भी क्या है, साइक्लिक एरीन है। एंथ्रासीन भी हमारा क्या है, साइक्लिक एरीन, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज हमारा साइक्लिक एरीन नहीं है। ये क्या है, ये बेटा हमारा क्या है, बायोमॉलिक्यूल। क्या है, बायोमॉलिक्यूल। और बेटा जब हम इसकी बात करते हैं तो भाई अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें कि भाई लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ये जो कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन ये तो साइक्लिक एरीन है, ये बेंजीन में तो डिसॉल्व हो गया। भाई एरीन है ना, और बेंजीन भी तो एरीन रिंग ही होती है। बस क्या होता है बेटा, बेंजीन में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब वही कंडीशन यहां पे है, लेकिन बेटा बायोमॉलिक्यूल्स में ऐसा कंडीशन नहीं होता। बायोमॉलिक्यूल्स में जनरली ग्लूकोज जो होता है बेटा वो एल्डिहाइडिक कंडीशन वाला होता है। तो वो एल्डिहाइडिक कंडीशन है, डबल बॉन्डेड नहीं होता। अगर डबल बॉन्डेड नहीं है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब अगर ऐसी बात है तो भाई यहां से ये दोनों तो डिसॉल्व हो गए, तो ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया। बचा केवल क्या हमारा ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा हमारा कंपाउंड होगा बेटा जो कि क्या होगा, जो बेंजीन रिंग में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहुंचने से पहले आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं
जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। साथ ही साथ बेटा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से आदर्श बिलियन चुनिए, यानी ऐसा कौन सा इसमें से है कि जो क्या बनाएगा, आदर्श बिलियन बनाएगा। क्या बनाएगा? आदर्श बिलियन। तो बेटा एक बात दिमाग में बैठा लेना कि आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या होते हैं। कि भाई आदर्श बिलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो राउल्स लॉ को फॉलो करें, जिनमें जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है, उनका एक अलग से ही नेचर आ जाए। सॉल्यूट का अलग नेचर आए, सॉल्वेंट का अलग आए, और दोनों के मिलने से जो नेचर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसका अलग ही कंडीशन है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो एक बात दिमाग में बैठाओ, पहले तो ये तो दिमाग में बैठा लो कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक का कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा कि ये जनरली एक दूसरे को कंडीशनाइज ना कर पाए। तो अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन की, तो एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी डिसॉल्व नहीं हो पाते, और जब बेटा ये डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे? जब डिसॉल्व ही नहीं है ना तो सॉल्यूशन कैसे बनाएगा? अब फिनॉल और एनिलीन होते हैं बेटा, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बेटा फिनॉल जो होता है एनिलीन में डिसॉल्व होता है, लेस डिसॉल्व होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की, तो ये क्या होते हैं? हाईली डिसॉल्व, और ये क्या करते हैं? राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। ये बात क्लियर? अब यहां पे एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड ये भी है, लेकिन बेटा यहां पे ये प्रेफरेंस में अगर आपको देना है तो आपको ये प्रेफरेंस करना पड़ेगा। यानी आपको अब क्या करना है बेटा, जब ऐसी सिचुएशन आए तब आपको ये एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड को ज्यादा प्रेफर देना है। लेकिन अगर ये नहीं है बेटा तब आपको क्या करना है? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहां जल्दी जल्दी चलते हैं बेटा, नहीं तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, तो आप लोग ज्यादा बोर भी होते हैं लेकिन पढ़ते कम है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं कि भाई क्या कर रहा है। हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी विद प्रेशर, यानी गैसों की घुलनशीलता दबाव के साथ कैसे बदलती है। अगर हम बेटा गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के लिए आपको याद आ जाना चाहिए हेनरी लॉ। क्या याद आ जाना चाहिए गैस के लिए? अगर गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रही है तो हेनरी लॉ याद आना चाहिए। हेनरी लॉ क्या कहता है कि भाई अगर हम गैसीय सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट करा दें, प्रेशर को बढ़ाएं, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है, यानी प्रेशर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर P किसके? सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या कह रहा है कि गैसों दबाव के साथ कैसे बदलती है। यानी अगर आप दबाव लगा रहे हो तो दबाव के साथ बढ़ता है, यह बात तो सही है। दबाव के साथ घटता है, यह तो कभी नहीं हो सकता बेटा। यानी अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो घटेगा तो है ही नहीं ना, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, कोई प्रभाव नहीं, ये तो वैसे ही गलत। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन, यानी दबाव के साथ ये क्या करता है? बढ़ता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि तापमान में वृद्धि के साथ किसी तरल में गैसों की घुलनशीलता कैसे बदलती है। गैस है बेटा, ध्यान ये देना है, क्या है? गैस। अब गैस के क्या होते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत कम होती है, और इनके बीच में जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। अब भाई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो टेम्परेचर क्या करता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसे और बढ़ाता है। जब बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की वैसे भी कम होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तो और कम कर देगा ना। तो जैसे ही आप बात कर रहे हो तो तापमान के साथ बढ़ता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तापमान के साथ घटता है, हाँ ये तो पॉसिबल है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। तो यहां पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? B1, कि ये अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो तो ये क्या करेगा? इसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा कि विच लॉ एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। कौन सा ऐसा लॉ है कि जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो बेटा चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ध्यान देना किस पर बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। हेनरी का लॉ जो है बेटा ये गैसियस सॉल्युबिलिटी लॉ है। ये क्या है, गैसियस सॉल्युबिलिटी लॉ, यानी ये गैस को सॉल्युबल कराने का है। राउल का लॉ किसके लिए है बेटा, लिक्विड सॉल्युबिलिटी लॉ, लिक्विड सॉल्युबिलिटी लॉ। और जब हम बायल्स लॉ की बात करते हैं, बायल्स का लॉ जो है ये क्या करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब बेटा इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि द्रव में गैसों की घुलनशीलता, यानी गैस किस घुलनशीलता, यानी ये गैस है ना, इसकी घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। ये कौन सा नियम समझाता, तो ये किस नियम पे है, हेनरी का ना। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, B1 हेनरीज लॉ। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, अनादर्श विलयन के लिए सही उदाहरण चुनिए। अनादर्श विलयन का सही उदाहरण क्या होगा। तो बेटा ये जरूर ध्यान देना कि जब अगर हम ऐसी बात करते हैं तो जो हेलोएरिन है ये किसके होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल माने गए हैं। इसमें तो आपको बहुत ज्यादा समझना ही नहीं है, ये सिंपल सा है, आपको बस एग्जाम्पल इसे यहां पे चूज कर लेना होगा। हां अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्त लागू होती है। यानी अगर आप आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन सी कंडीशन ऐसी लागू होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन में याद रखना बेटा कि डेल्टा V ये किसके इक्वल होता है, 0 के। डेल्टा H किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के। डेल्टा P ये किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अब यहां पे यही कंडीशन ध्यान दें, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। हां भाई ये है, सही बात है। आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया। परिवर्तन एंथैल्पी गैर शून्य है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो यहां पे अब कौन सी शर्त लागू होती है, तो पहला ही क्या हो जाएगा कि आयतन में परिवर्तन शून्य है। ये बात क्लियर हो गई। ये किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जब यही काम हम अनादर्श की बात कर लेते हैं, किसके लिए बात कर लेते हैं, अनादर्श। तो यहां पे आपको ध्यान देना है बेटा कि अनादर्श की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो नहीं लागू होगा, ये दोनों लागू होंगे ना। तो अब यहां से ये गलत हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा होगा, पहला। अच्छा कौन सी शर्त लागू होती है, थोड़ा सा बेटा यहां पे आपको बस ध्यान देना है कि यहां पे थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इसे नॉन जीरो ना करके 0 कर लीजिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड वन। थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा कि हेनरी स्थिरांक, यानी हेनरी का जो कांस्टेंट है ये किस पर डिपेंडेंट होता है। तो भाई हेनरी का कांस्टेंट है ना, तो नेचर ऑफ गैस तो होना ही होना है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये तो बदलना ही नहीं है, टेम्परेचर ये भी नहीं, यानी ये तीनों पे लागू होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारे नियम इस पर लागू होते हैं। ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा। नेक्स्ट में क्या है बेटा कि हेनरी स्थिरांक तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो KH की वैल्यू घटेगी। तो अगर ऐसी बात कही जा रही है कि किस प्रकार निर्भर करता है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधे आनुपातिक होगा, यानी ये सीधे सीधे निर्भर करेगी, ठीक है। अब बेटा जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि शुद्ध जल की मोललता होती है। बेटा ये ध्यान देना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार किसी ना किसी फॉर्म में ये आपसे बोर्ड में पूछ लेता है। तो याद रखना कि अगर आपसे ये कभी पूछ ले तो ये 2 तरीके से आंसर देता है कि 55.5, 55.55, 55.56।
अब इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, आपको तुरंत मारना है। क्यों? क्योंकि भाई जब भी अगर शुद्ध जल की बात कह रहा है तो किसके लिए कहेगा? 1 लीटर के लिए। और 1 लीटर में कितने ग्राम मानते हैं हम लोग? पहले एमएल में बदलोगे तो 1000 ml आएगा, 1000 ml आएगा। लेकिन जल का जो डेंसिटी होता है, वो घनत्व होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। तो इसी से एग्जैक्ट हम वैल्यू मान लेते हैं कि ये क्या आएगा? 1000 ग्राम। और अगर हम इसके मोलर मास से यानी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, 18 से डिवाइड कर दे, तो ये वैल्यू क्या आती है? 55.5655। ये जो भी वैल्यू लिखी रहती है। तो यहां से अब आपको चूज करना है कि इन तीनों में से इसमें क्या दिया है। भाई पहले में क्या दिया? 55.555, ये सही है। 50.5 ये तो गलत होगा, 18 तो गलत होगा, 60.5 गलत होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वन क्या होगा? 55.5। ये बात क्लियर? इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन इज। अब कहा यह जा रहा है कि भाई अगर हम बात करें 1 लीटर NaCl सोल्यूशन की, तो इसके लिए कितने मोल है भाई? 3 मोल है। अब कह रहा है कि 3 लीटर के लिए आपको बताना है, यानी 3 लीटर NaCl के लिए नंबर ऑफ मोल बताना है। तो अगर 3 लीटर के लिए बताना पड़ जाए तो बेटा एक के लिए कितना था? 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आंसर आपको देखना है यहां पे 9। तो भाई पहले में क्या है? 1, ये तो होना ही नहीं है। 3 ये नहीं होना है। 9 सही है, 27 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। ये बात क्लियर? अभी तक बेटा जितने भी लोग हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते चलो भाई, क्योंकि आज का जो सीरीज है बेटा वो क्वेश्चन बेस्ड सीरीज है। और क्वेश्चन में बेटा आपको उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि NaCl के 0.02 मोलर जलीय घोल के 4 लीटर को, यानी 0.02 मोलर, इसे हम क्या मान ले? M1। और V1 कितना मान रहे हैं? 4 लीटर। ठीक है। अब कह रहा है को 1 लीटर पानी में मिलाकर पतला किया गया। अच्छा चलो, V2 4 लीटर पहले से था, एक और मिला दिया गया, कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। ठीक है। अब 5 लीटर में आ गया तो 5 लीटर मिला के पतला किया, तो अब इसका मोलरता आपको बताना है, M2 बताना है। ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है बेटा? 0.02। V1 कितना है? 4। M2 की वैल्यू निकालना है, V2 की वैल्यू क्या है? 5। जब इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो M2 इक्वल टू क्या आएगा? 0.02 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। इसे कैंसिल आउट करें तो 4 यहां से क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। अब इसे करें 8 2 जा 16, 0 पॉइंट, तो क्या आएगा? 0.016। अब देखते हैं इसमें भाई पहले में क्या है? 0.004, दूसरे में क्या है? 0.008, तीसरे में 0.012 और चौथे में 0.016। तो भाई हमारा आंसर क्या है? 0.016। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वन 0.016 हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे 18, तो अब 19 में आपको समझना है कि भाई कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा ऐसा जलीय घोल है जिसका जो क्वथनांक है ना बेटा वो बहुत ज्यादा उच्चतम होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई इसके लिए ध्यान देना, वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? 1। इसके लिए वांट हाफ फैक्टर कितना होता है? 2। इसके लिए वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? 3। और इसके लिए वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? 1। अगर बेटा दिमाग में बैठा लेना कि अगर हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं, बीपी की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीबी से। अगर हम टीबी की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना कि टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसके पास आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टीबी वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। तो आई की वैल्यू इसके पास क्या है? 1, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 1। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? NH4NO2। ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्लूकोज के 0.01 मोलर घोल की तुलना में, अच्छा हिमांक के अनुमान, अच्छा चलो ठीक है, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज। अब यहां पे कह रहा है कि भाई अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज और साथ में क्या है, MgCl2। अगर हम बात करें इसके लिए I की वैल्यू क्या होती है 1 और इसके लिए I की वैल्यू क्या होती है 3, 1/2 फैक्टर की 1 एंड 3। अगर हम ऐसे 1 और 3 की बात कर रहे हैं तो अब ये बताओ, तो ग्लूकोज से इसका क्या करना है, आपको तुलना करना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें I ग्लूकोज, तो यहां पे ये क्या है, I MgCl2 की बात कर रहे हैं, तो ये इससे क्या है 3 टाइम है ना, तो यानी लगभग कितना हो जाएगा, 3 गुना, क्या हो जाएगा, लगभग 3 गुना। अब यहां यानी 3 टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, कितने टाइम की बात कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो अब यहां पे आप आंसर देखिए भाई, पहले में क्या कह रहा है, द सेम, अबाउट ट्वाइस, अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 6 टाइम्स, यानी समान रहेगा, लगभग दुगना रहेगा, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। तो भाई यहां पे क्या कह रहे हो आप, 3 गुना ना, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, C1 लगभग 3 गुना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे 20 के बाद 21, अब यहां पे कह रहा है कि अच्छा, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्रिवेल्स बिकॉज, अचार बनाने के लिए एक कच्चे आम को गाढ़े नमक के घोल में रखा जाता है, जो अब यहां पे बेटा किसके कारण सिकुड़ जाता है। तो भाई अब ये बताओ, जब अचार रखते हो नमक में, तो नमक में अचार रखने के बाद सिकुड़ता है, तो वो क्या करता है, पानी निकालता है। अब पानी निकलता क्यों है, अब भाई यह पराशर के कारण पानी प्राप्त करता है, गेन तो गेन तो नहीं करेगा ना, ये निकालेगा ना, लॉस। अब देखिए यहां पे लूजेज है, ये गेन है, चलो ये भी कैंसिल हो गया, अब ये लॉस है, 2 जगह लॉस आपको दिख गया। अब ये बताओ, गेन लॉस जब होता है तो प्रोसेस क्या होता है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लॉस हो, तब वो कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B1, यानी इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करता है, लूज करता है, पानी को खोता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे बेटा, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज, यानी बेटा कहा यह जा रहा है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान है। अच्छा, अब भाई हेनरी कांस्टेंट क्या कहता है, गैस इन लिक्विड, किसकी बात कर रहा है, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है, तो ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता की बात। अब कह रहा है उच्च घुलनशीलता वाली गैसों के लिए अधिक, यानी जो कि हायर सॉल्युबिलिटी वाले होंगे उनके लिए ज्यादा होगा, कम घुलनशीलता वाली गैसों के लिए अधिक, सभी गैसों के लिए स्थिरांक गैसों की घुलनशीलता से संबंधित नहीं। तो भाई घुलनशीलता से तो संबंधित होता है, क्यों, क्योंकि भाई हेनरी का लॉ है ना, साफ साफ वो बताता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां से तो ये नहीं है, सभी गैसों के लिए स्थिरांक कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, KH सभी गैसों के लिए स्थिरांक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग KH वैल्यू आती है, यानी अलग अलग हेनरी कांस्टेंट वैल्यू आती है, स्थिरांक मान आता है, तो यहां से नहीं आना। अब बचा बेटा 2, उच्च घुलनशीलता और निम्न घुलनशीलता, यानी हायर सॉल्युबिलिटी एंड लोअर सॉल्युबिलिटी। तो याद रखना बेटा, हायर सॉल्युबिलिटी के लिए KH का मान हमेशा क्या होगा, अधिक, और लोअर सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा मान क्या होगा, कम। तो अब जहां से ये आपको मिल गया फर्स्ट वन ऑप्शन, क्या मिल गया कि ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देन आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 23। एक आदर्श विलयन के निम्नलिखित में कौन सा गलत है, सही नहीं बेटा, गलत। अब मैंने देखो इससे पहले आपको ऐसे बताया था कि डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा P इक्वल टू 0। ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए, आदर्श के लिए। तो अब देखो डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, बात सही है, डेल्टा V इक्वल टू 0, बात सही है, थोड़ा सा इसे ऐसे, यहां डेल्टा P इक्वल टू 0, ये भी बात सही है, डेल्टा G इक्वल टू 0, ये बात क्या होती है, गलत। क्यों होती है, क्योंकि भाई गिब्स
फ्री एनर्जी की बात हो रही है, और गिब्स फ्री एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती। ये ध्यान देना कि गिब्स फ्री एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट इन जीरो। तो यहां से आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, D1, कि डेल्टा G इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए रॉन्ग होगा। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो कभी नहीं होती, जीरो से ज्यादा या जीरो से कम पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि यदि तनु विलयन की इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf विल बी। अब भाई याद रखना, जब हम बात करते हैं Kf, तो Kf के लिए आपको क्या पढ़ा है आपने, डेल्टा TF इक्वल टू KF M। अब कह रहा है कि भाई क्या बदल दिया जाए, मोललता बदल जाए, ये M है भाई, डेल्टा TF इक्वल टू KF M। अब ये क्या है, कांस्टेंट है ना, यहां पे ये क्या है, कांस्टेंट, स्थिरांक है, तो कांस्टेंट का मान बदलता है क्या, कभी नहीं। कांस्टेंट अगर ऐसी सिचुएशन में है तो कभी भी नहीं बदलेगा। अब चाहे आप इसका m वैल्यू 1 कर दो, 2 कर दो, इनफाइनाइट कर दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ ये दिमाग में बैठाना है, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब कह रहा आधा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, 3 गुना हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, अब परिवर्तित रहेगा, ये बात तो सही है, 2 गुना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C1। यानी कि अगर आप ऐसी कंडीशन लेते हो तो इसके लिए जो भी वैल्यू होगी Kf की, वो क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको जरूर ध्यान देना। कह रहा है कि आउट ऑफ मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आर। कह रहा है मोलरता, फॉर्मलता और मोलंस। तो ध्यान देना बेटा, मोलरता और फॉर्मलता ये टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मोललता और मोलंस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते। यानी कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, स्मॉल m एंड x। अब चलिए कैपिटल M एंड कैपिटल तो भाई इसमें ये तो है, ये नहीं है ना, तो ये तो गलत ही होगा। पेयर बताना है आपको बेटा, ये है, ये नहीं है, चलो ये गलत, इसमें है, ये भी है, ये सही, ये नहीं, ये होता है, ये नहीं होता, तो ये भी गलत। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, आपका ऑप्शन सही होगा C। ये बात क्लियर हो गई। तो अब अभी तक आपने ये 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपने क्या किया बेटा, आपने पहले क्वेश्चन से आपने सारी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं बेटा, मैंने पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया है और हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप सब ने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो चलिए अब इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझते चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करते चलेंगे। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बेटा तब तक आप सबसे एक उम्मीद रहेगी, आप सबसे एक आशा रहेगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।